हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या है 9 अप्रैल तक ट्राइबल वालों के लिए भी यह डेट है, जनजाति विभाग के छात्रावास में क्या क्या नियम रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो परेशान हैं कि हमें ट्राइबल मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपका जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ट्राइबल के स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं, इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर हो सकती है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में डिफ़ॉल्ट है तो क्या होगा, अगर थाने में प्रकरण दर्ज है तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके ऊपर थाने में प्रकरण दर्ज है या लंबित है तो इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निरर्हताएं यानी कि किन कारणों से आपको बाहर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं कि भारत का नागरिक नहीं हो या नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो तो उसको बाहर किया जा सकता है। दूसरा, यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया हो, यानी कि आपको अगर किसी भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो भी आप पात्र नहीं होंगे। दूसरा है, कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि जिसको दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जैसे कि मान के चलो आपके ऊपर कोई बड़ा प्रकरण दर्ज किया गया, जैसे कि कोई बड़ा प्रकरण ले लो जैसे मर्डर का, या और अन्य कोई प्रकरण जो बड़े बड़े रहते हैं आपका, जो है जैसे कह सकते हैं कि रेप या अन्य कोई जो बड़े बड़े जैसे आतंकवाद को लेकर, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े मामले होते हैं उन्हीं दोषों, अगर उसमें आपको दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो अगर आपको दोष करार दे दिया गया है यानी कि आपको दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है, आपके ऊपर मामला लंबित है, तो आपको नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आपको सज़ा हो गई है, सज़ा बुल गई है, तभी आपके लिए समस्या हो सकती है कि आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ऊपर छोटे मोटे प्रकरण दर्ज हैं, जैसे कि मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के गांव में कभी किसी से गाली गलौच हो गई, थोड़ी बहुत मारा पीटी हो गई, तो इस प्रकार के जो मामले आपके ऊपर दर्ज होते हैं इनसे कुछ नहीं होता है। अगर उसमें आपका जो केस है उसमें आपका अगर पेंडिंग है तो भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपका क्लोज हो चुका है केस तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सिर्फ आपको दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाना चाहिए। अगर बड़े मामलों में आपको दोष सिद्ध ठहराया गया है तो आप नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर छोटे मोटे जो केस रहते हैं उनमें आपके लिए आपका केस है जो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, निराकरण उसका हो चुका है प्रकरण का, तो आपके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। दोस्तों, कई लोगों के जो है सवाल आ रहे थे कि सर मेरे ऊपर केस दर्ज था तो क्या मुझे मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, तो ऐसा दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आप और आगे यहाँ पर देखेंगे, परंतु जहाँ उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। यानी कि किसी बड़े केस में अगर आपके ऊपर केस चल रहा है और वह अभी लंबित है तो आपकी नियुक्ति को लंबित रखा जा सकता है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी बड़ा केस दर्ज नहीं है और छोटे मोटे केस आपके ऊपर दर्ज हुए थे और उनको मतलब उनका निराकरण हो चुका है, वह केस आपके समाप्त हो चुके हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह हो गई आपकी केस से लेकर बात। और आगे भी दोस्तों इसमें निरर्हताएँ दी गई हैं, इनको आप एक बार वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन में आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई इसमें खास वजह ऐसी नहीं है जो सभी के लिए वो हो। तो यहाँ पर मेन था आपका थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था लेकिन वह आपका क्लोज अब हो चुका है, आपको अब कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर कोई बड़ा केस भी आपके ऊपर दर्ज हुआ था लेकिन उसमें आपको जो बोलते हैं राजीनामा हो चुका है, उसमें आपको दोषी नहीं ठहराया गया है, तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मेडिकल सर्टिफिकेट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकल आता है, जैसे कि कोई की नेत्र की जांच होती है तो उसमें कोई उसको दिक्कत हो जाती है, किसी की कोई बीमारी या कुछ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं, जो टीचर की भर्ती है ना, शिक्षक की भर्ती में आपने देखा होगा कि दिव्यांग व्यक्ति भी, जो हाथ से दिव्यांग है, पाँव से दिव्यांग है, यानी कि जो मल्टी डिसेबिलिटी है जिसको, यानी कि बहुविकलांगता है जिसको, तो सभी लोग टीचर में आते हैं। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट की वो चीज़ है ना, मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। टीचर में कोई भी व्यक्ति, चाहे आपको चश्मा लग रहा हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, आपको कोई भी परेशानी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर नहीं होगी।
चाहे आपका हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, कुछ भी हो, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार से बाहर नहीं किया जा सकता। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की टेंशन आप लोग दिमाग से निकाल दें कि इसमें हमें बाहर किया जा सकता है, कुछ भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि भाई जॉब ही ऐसी है कि इसमें सभी लोगों को जो है आवेदन करने का मौका दिया जाता है, चाहे वह विकलांग दिव्यांग व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की आप टेंशन बिल्कुल निकाल दें। कोई भी आपको परेशानी है, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि 9 अप्रैल तक ट्राइबल वालों को भी ज्वाइन करना होगा क्या। अभी जब आपके आदेश जारी नहीं हुए हैं और विभाग आपका बिल्कुल ट्राइबल विभाग है जो अलग है, तो आपको कैसे यह डेट जो है दी जा सकती है। जब आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे, उसके लिए आपको 15 दिवस का टाइम दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी होता है कि इतने दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको उतने दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। यह सब प्रक्रिया जो अभी चल रही है सिर्फ DPI पर लागू होती है। जब आपके आदेश जारी हो जाएंगे ट्राइबल के, तब से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अभी इस आदेश का कोई भी यहाँ पर जो है औचित्य नहीं है जो कि 9 अप्रैल वाला दिया गया है। जब आपके 4 अप्रैल को आदेश जारी हो जाएंगे, तो ट्राइबल की तरफ से जो आदेश जारी किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, वह आप पर लागू होगा। यह सिर्फ अभी DPI वालों के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं जनजाति विभाग के छात्रावासों को लेकर, इनके स्कूलों को लेकर कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं, क्या रहती है। कई लोगों ने इनको डरा दिया है, तो इनको लग रहा है कि कहाँ हम फंस रहे हैं जनजाति विभाग में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है, निकाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे 118.58 नंबर हैं वर्ग 3 में। मैं अगर चाहता तो मुझे मतलब अपने ज़िले में DPI के स्कूल भी मिल सकते थे, लेकिन मेरे आसपास के हॉस्टल थे, छात्रावास, यानी कि कम से कम 5 छात्रावास ऐसे थे जो कि मेरी 10 किलोमीटर की रेंज में थे। तो इन सभी 5 को मैंने चॉइस किया, बिल्कुल फर्स्ट से लेकर 5 तक इन्हीं की चॉइस फिलिंग मैंने दी है। तो मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि जो फर्स्ट चॉइस मैंने की है वही मुझे मिलने वाली है। तो मैंने इसमें क्यों किया दोस्तों, बहुत ही अच्छे, एक प्रकार से हम कहें तो छात्रावासों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल रहते हैं तो उसी में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 1 आध साल के लिए फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा आपको जो है शुरू में परेशान कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सेटल वहाँ पर हो जाओगे तो कोई भी अनिवार्यता ऐसी नहीं रहती कि आपको वहीं रहना है। वहाँ पर चपरासी रहता है, वार्डन वगैरह जो सब रहते हैं, वहाँ पर रसोइया रहता है, सभी लोग वहीं पर रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, और आजकल इतने ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते भी नहीं हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर होने वाली नहीं है। बढ़िया आप घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वहीं रुकना है तो आपके लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी फुल रहती हैं। आपको रूम भी मिलेगा, बढ़िया पूरा एक फ्लैट मिलेगा, उसमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप बन जाते हैं एक प्रकार के अधिकारी। अभी हालांकि आपको नहीं बनाया जाएगा, लेकिन 3 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद में आपको बना दिया जाएगा अधीक्षक। क्या बना दिया जाएगा दोस्तों, अधीक्षक। आपको यहाँ पर हॉस्टल अधीक्षक का पद दे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से दोस्तों यह बहुत अच्छा पद रहता है। पढ़ाई का क्या रहता है, सुबह शाम आपको हो सकता है कि 1-1 घंटे का वो टाइम दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं ये सभी बच्चे पास के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आपको यहाँ पर पढ़ाई बहुत कम करवानी पड़ती है, सुबह शाम थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि जनजाति जो स्कूल रहते हैं दोस्तों वह बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जैसे आपके DPI के स्कूल हैं, वैसे ही आपके जनजाति विभाग के भी स्कूल रहते हैं। जो रेसिडेंशियल स्कूल हैं दोस्तों वह बिल्कुल नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल रहते हैं, बहुत अच्छी VIP व्यवस्था उनमें रहती हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। जो रेसिडेंशियल स्कूल हैं उसमें आपको शिक्षक का पद अगर मिल रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाने जाना है, बाकी आप अपने घर से भी अप डाउन उसको कर सकते हैं, और वहाँ भी आपको व्यवस्था दे दी जाएगी अगर आपको रुकना है तो कोई भी दिक्कत दोस्तों इसमें आने वाली नहीं है। आप लोग इतने ज़्यादा परेशान ना हो कि हमें ट्राइबल मिल रहा है तो दिक्कतें आएंगी। और दोस्तों बात करते हैं हम अब वेटिंग लिस्ट की, कि वेटिंग लिस्ट आपकी कहाँ तक क्लियर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी कोई ऐसा स्पष्ट जो है दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है कि वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया ही जाएगा। यह सिर्फ अभी संभावना है, और जो अभी तक मतलब वहाँ पर बातचीत से जो बात निकल कर आई है अधिकारियों से, और जो अभी तक सूत्रों से खबर मिली है, तो यहाँ सा लग रहा है दोस्तों ऐसे उन्होंने मतलब अपडेट दी है कि आपकी वेटिंग लिस्ट को पहले क्लियर किया जा सकता है, इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, क्योंकि 1000 से लेके 1500 के आसपास जो हैं कैंडिडेट्स वर्ग 1-2 ज्वाइन करने वाले हैं। अगर इतने के बीच में कैंडिडेट्स जो है ज्वाइन करते हैं तो प्रत्येक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग जैसे जनरल और OBC है तो इनकी 1-1 नंबर कट ऑफ नीचे आ सकती है, और SC की कट ऑफ कम से कम 1.5 नंबर तक नीचे आ सकती है अगर यह लोग उसमें जाते हैं तो। और प्रत्येक कैटेगरी की अब बात करें
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों की कट ऑफ है 1 नंबर तक नीचे खिसक सकती है। जैसे कि आपकी अभी जो ओबीसी की 108.99 तो तक जो है कट ऑफ गई है अभी, तो यह लगभग 108 तक आपकी आ सकती है। तो जिनका वेटिंग में नाम है उनका क्लियर अभी हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल प्रूफ के साथ नहीं कर सकते कोई भी कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी ही होगी। हो सकता है कि डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कर दें और पद उसमें वह ऐड कर दें। अगर होती है तो 1 नंबर तक क्लियर आपकी होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जहां तक मुझे मतलब अभी तक का अनुभव था उतने मैंने आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।